बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम लोग इक़्तिबास की तशरीह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इक़्तिबास की तशरीह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर्स के अंदर, और इक़्तिबासात की तशरीह आती है। इक़्तिबास पैराग्राफ को कहा जाता है। दो इक़्तिबासात की तशरीह जो है वो आती है पेपर में, और दोनों ही जो हैं वो आपको लाज़मी पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। कोई चॉइस इसमें जो है वो नहीं होती। 5 नंबर का एक इक़्तिबास की तशरीह होती है, और 5 नंबर की ही दूसरे इक़्तिबास की तशरीह होती है। तो बच्चों को इक़्तिबास की तशरीह करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, लेकिन इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँगी कि किस तरीके से आपने इक़्तिबास की तशरीह करनी है। सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि इक़्तिबास की जो तशरीह होती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। तीनों पार्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आएँगे, 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा है हवाला मतन का, दूसरा हिस्सा है खत कशीदा अल्फाज के मायने का, और तीसरा हिस्सा है तशरीह का। ये 3 आपने पहले तो याद रखने हैं कि ये 3 जो हैं इसके पार्ट्स हैं, 3 हिस्से हैं, और तीनों हिस्सों को हम लोगों ने जो है वो अटेम्प्ट करना है। कदरे अयाज आपका लेसन है, उसमें से ये मैंने आज के इक़्तिबास की तशरीह ली है। सबसे पहले आप पूरा पैराग्राफ जो आपके पेपर में आया वो नहीं लिखेंगे, बल्कि शुरू के 3-4 अल्फाज और आखिर के 3-4 अल्फाज लिखेंगे, और दरमियान में डॉट लगा देंगे, क्योंकि इक़्तिबास जो है वो तो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा। तरफ़ैन के बयानों से आगे वाज़िया था, ये वाला जो है इक़्तिबास की तशरीह दी गई है, उसके बाद आपने डॉट लगाने हैं, कबाहत ना थी। यहाँ मतलब है कि यहाँ तक इक़्तिबास है जिसकी आपने तशरीह करनी है। सबसे पहले आप हवाला मतन लिखेंगे। हवाला मतन में सबसे पहले आप लिखेंगे सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। सबक का उन्वान है कदरे अयाज, मुसन्निफ का नाम है कर्नल मोहम्मद खान। उसके बाद लिखेंगे सिन्फ। सिन्फ का मतलब होता है किस्म, कि क्या ये कोई अफसाना है, नॉवल है, मजमून है या ड्रामा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक मजमून है, तो सिन्फ जो है वो मजमून। ये सिर्फ आप जो है अपनी जो है चेकर पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए लिखेंगे, लेकिन सबक का उन्वान और मुसन्निफ का हाफ हाफ मार्क्स जो है इसका मिलेगा आपको। मुसन्निफ का नाम कोशिश करें कि पूरा लिखें। हाफ जो है मार्क्स जो है हाफ नाम जो है उनका नहीं लिखेंगे, और जो सबक का उन्वान है वो तो आप वैसे ही पूरा लिखेंगे। उसको अगर आप मुकम्मल नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि ये दोनों 2 पार्ट्स जो हैं ये 1 मार्क्स के हैं। उसके बाद अगला सेकंड जो पार्ट है आपका वो है खत कशीदा अल्फाज के मायने। खत कशीदा अल्फाज के 4 मायने आते हैं, 2 नंबर का ये क्वेश्चन हिस्सा होता है, और 4 मायनों में से 0.5 का जो है वो 1 मायने होता है। लेकिन मैंने आपके इस पैराग्राफ में जितने भी मायने बनते थे वो सारे इसलिए लिखे हैं कि जो पेपर जब बनेगा तो उसमें तो वो कोई से भी 4 मायने दे देंगे, तो आपको सारे मायने जो हैं वो आने चाहिए। तरफ़ैन का मतलब होता है मुखालफिन, दोनों तरफ यानी 2 तरफ के लोग। वाज़िया था, ज़ाहिर था। तनाज़ा कहते हैं लड़ाई झगड़े को। खफीफ कहते हैं मामूली को। हदूदरबा कहते हैं फैलाव को। बरहम का मतलब है गुस्सा होना या नाराज होना। कबाहत का मतलब है लड़ाई, और नाखुश का मतलब है नाराज। यहाँ पर हमारा सेकंड हिस्सा जो है ये कंप्लीट होता है। अब हमारा थर्ड हिस्सा आ जाता है, जिसका आप टॉपिक देख रहे होंगे तशरीह। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं। यहाँ तशरीह की जगह हेडिंग दे देते हैं सियाको सबाक की। सियाको सबाक अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो चुका हुआ है। सियाको सबाक की हेडिंग आप नहीं देंगे, आप डायरेक्ट तशरीह की हेडिंग देंगे। अलबत्ता जो फर्स्ट ये पैराग्राफ हम लिखना शुरू करने लगे हैं, ये इनडायरेक्ट सियाको सबाक ही है, यानी कि इसमें हमने सैको सबाक का मतलब होता है जो पैराग्राफ आपको दिया गया है जिसकी आपने तशरीह करनी है, इससे पहले पहले सबक में क्या बताया गया है, क्या कहा गया है, उसको सैको सबाक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो हैं इस पैराग्राफ से पहले पहले सबक में जो भी बताया गया है वो भी मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ूंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या लिखा गया था उसमें। शामिल निसाब सबक कदरे अयाज कर्नल मोहम्मद खान का तहरीर करदा मजमून है। कर्नल साहब ने देहात और देहातियों की सादगी और खलूस को मुतारिफ करवाते हुए ये बात समझाने की कोशिश की है कि इंसान की कदर कीमत इसके खलूस, मेहनत और असलियत पर मुनहसर है। मुसन्निफ लिखते हैं कि कर्नल साहब को विल्सन रोड के बंगलों में सबसे बड़ा बंगला अलाट हुआ। अपने अमीराना बंगले को पेशे नजर रखते हुए उन्होंने मुकामी कबाड़ियों से कुछ चीजें और फर्नीचर खरीदकर अपने बंगले की शान बढ़ाई।
कर्नल साहब का बेटा मैट्रिक के इम्तिहान से फारिग होने के बाद दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलता या टीवी देखता। मुलाजिम अली बख्श उनकी खातिर तवाज़ो करता रहता। एक दिन सलीम और अली बख्श में इस बात पर झगड़ा हुआ कि अली बख्श ने सलीम की गैर मौजूदगी में उसके दोस्त की अच्छी तरह खातिर तवाज़ो क्यों ना की। ये झगड़ा आखिरकार कर्नल साहब के सामने पेश किया गया। यहाँ तक अब आप देखें इस जो है पैराग्राफ से पहले पहले जो भी सबक में हुआ था वो हमने बैकग्राउंड में बता दिया है। इससे ज़्यादा मज़ीद वज़ाहतें करने की ज़रूरत नहीं है कि बंगले में क्या था, बंगले के सामने बाग कैसा था और सलीम और क्या करता था अपने दोस्तों के साथ। आपने मुख्तसिर मुख्तसिर जो है ये सारा बयान कर देना है। इसके अलावा एक बात ये ज़हन में रखें कि फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो सेकंड पैराग्राफ से शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जिसकी तशरीह दी गई है वो कम से कम 2-3 लाइनें उसकी इस पैराग्राफ से ज़्यादा होनी चाहिए। आप लोग क्या करते हैं कि ये वाला पूरे का पूरा खुलासा लिख देते हैं और उसके बाद तशरीह सिर्फ 3-4 लाइनों में। ये वाला आपका बिल्कुल रॉन्ग पैटर्न है। अब हम तशरीह पढ़ने लगे हैं। कर्नल साहब से अली बख्श ने जब शिकायत लगाई कि सलीम मियाँ ने उनसे बदतमीजी की और बुरा भला कहा, देहाती कहा, तो इसी दौरान सलीम भी आ गया। उसने भी कर्नल साहब को शिकायतें लगाई। कर्नल साहब ने दोनों की शिकायतें सुकून से सुनी। दोनों मुखालफिन की बातों से कर्नल साहब ने ये अंदाजा लगाया कि झगड़ा तो बहुत मामूली सा है। दोनों ने एक दूसरे को देहाती कहा है। देहाती होना कोई बुरी बात नहीं। इसीलिए उन्होंने अली बख्श से चाय लाने का कहा ताकि चाय की एक-एक प्याली पर उन दोनों की लड़ाई खत्म करवाई जा सके। इसीलिए इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया गया है। ये आप जब एक कोटेशन लिखेंगे तो उसको आप मार्कर के साथ जो है अंदर ऐड कर सकते हैं। अली बख्श इसलिए नाराज था कि सलीम ने उसे देहाती क्यों कहा और सलीम इसलिए गुस्से था कि अली बख्श की गलती की वजह से उसका दोस्त अमजद उसे देहाती समझता होगा। कर्नल साहब ने अ, कर्नल साहब के नजदीक देहाती होना या देहाती समझा जाना कोई ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त बुराई ना थी। देहाती होना कोई गाली नहीं थी। इसीलिए कर्नल साहब ने चाय पीने के दौरान हंसते मुस्कुराते उन्हें एक देहाती का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया, जिसे शौक से सुनने के लिए दोनों मुस्कुरा भी दिए और सुलह भी कर ली। अब यहाँ तक आप लोगों ने देखा हम लोगों ने जो फर्स्ट पैराग्राफ है उससे ज़्यादा डिटेल के साथ जो है ये 3-4 लाइनें सारी जो हैं ये फर्स्ट पैराग्राफ से ज़्यादा हैं, बड़ी हैं। तो सेकंड पैराग्राफ की जो तशरीह है वो आपने 2-3 लाइन्स जो हैं वो ज़्यादा करनी है। अब आप पूरे का पूरा खुलासा लिख देते हैं, पूरे की पूरी मज़ीद डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपकी इक़्तिबास की तशरीह ख़त्म हो गई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चेकर पर ये असर हो कि आपने बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट जो है वो बयान किया है। बहुत जल्द नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आज से आपको इक़्तिबास की तशरीह करनी जो है वो आ चुकी होगी। 3-4 लेक्चर इक़्तिबास की तशरीह के पहले भी शाया हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।